Hello everyone, welcome back to my channel RS Text Gyan Hub. This side से रिंके सिंघल and today's topic सर्कुलर नंबर 160. फ्रेंड्स आज हम सर्कुलर नंबर 160 को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, वही मैं आज आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो अमेंडमेंट आया था 1 जुलाई 2021 को, उसके अंदर क्या क्लैरिफिकेशंस दिया गया है। पहला इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि पहले जो आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया था कि आपका डेबिट नोट हो या फिर आपका ओरिजिनल इनवॉइस हो, तो दोनों का आप इनपुट कब क्लेम कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट सितंबर या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। फिर यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, तो इन्होंने यहाँ से क्या हाइड कर दिया, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, यानी कि डेबिट नोट की डेट को और इनवॉइस की डेट को डीलिंक कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो डाउट्स के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि दोनों की डेट ऑफ इनवॉइस की डेट अलग होगी और डेट ऑफ डेबिट नोट की अलग होगी। यदि आपको डेबिट नोट के लिए देखना है कि इनपुट आप कब तक ले सकते हैं, तो आपको डेबिट नोट की इशू करने वाली डेट को कंसीडर करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है कि वेदर एनी अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट on or after 1st January 2021 in respect of debit notes issued either prior to or after 1st January 2021 will be governed। इन्होंने कहा 1 जनवरी 2021 के बाद में या फिर उससे पहले के डेबिट नोट्स है, तो क्या उन पर ये वाला अमेंडेड रूल एप्लीकेबल होगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगा। 1 जनवरी 2021 के पहले या उसके बाद वाले सभी डेबिट नोट्स पर ये सब आपका अमेंडेड सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बट यदि आपने इस अमेंडमेंट से पहले अपनी मर्जी से ही इसको ऐसे यूटिलाइज किया हो, मतलब डेबिट नोट को कंसीडर करके यूज किया होगा, तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये अमेंडेड रूल आपका तब लगेगा, एप्लीकेबल आज की डेट से, मतलब 1 जनवरी से होगा उस, लेकिन आपने अभी यूज किया होगा। यदि आपने पहले ही यूज कर लिया होगा तो उसका कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके लिए भी इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं। Whereas any ITC availed prior to 1st January 2021 in respect of debit note shall be governed under the provision of said section as it existed before the said amendment on 1st January 2020। तो यानी कि पहले जो रूल था उनके लिए एज इट इज ऐसा ही लगेगा कि जो ऑलरेडी बिना अमेंडेड जो आपका एग्जिस्टेड सेक्शन था वो ही उसके लिए यूज होगा। फिर इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है कि यदि आपका डेबिट नोट है 7 जुलाई 2021 का और आपका ओरिजिनल बिल है 16 मार्च का, ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सा फाइनेंशियली रेलिवेंट होगा इनपुट लेने के लिए। तो इन्होंने कहा डेबिट नोट की डेट तो 7 जुलाई 2021 है, तो उसके लिए तो क्या होगा आपका 21-22 होगा। बट ओरिजिनल बिल किससे रेलिवेंट है आपका 20-21 से, तो उसके लिए 20-21 ही रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है डेबिट नोट का भी इशू हुआ है 10 नवंबर 2020 में और इनवॉइस कब हुआ था 15 जुलाई 2019 में। ठीक है, फिर उन्होंने कहा द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेड डेबिट नोट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 विल बी फाइनेंशियल ईयर 2021। क्योंकि वो क्या हुआ 10 नवंबर में इशू हुआ, तो उसके लिए रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया 2021 हो गया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली द रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल आईटीसी ऑन द सेम टिल ड्यू डेट ऑफ द furnishing of the form GSTR 3B for the month of September 2021 or furnishing of the annual return of the financial year 2021 whichever is earlier। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकंड इन्होंने अभी डेबिट नोट और ओरिजिनल बिल की डेट के तो रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्लैरिफिकेशन किसके रिगार्डिंग दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वेदर कैरिंग फिजिकल ऑफ इनवॉइस इज कंपल्सरी ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। यदि आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके पास फिजिकल बिल होना जरूरी है या नहीं है। इन केस वेयर सप्लाई हैव इशूड इनवॉइस इन द मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। यदि इनवॉइस आप किस मैनर में इशू कर रहे हैं रूल 40 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग, यानी आप ई इनवॉइस यदि इशू कर रहे हैं तो तब भी क्या यदि आप गुड्स के मूवमेंट के लिए आपके पास फिजिकल कॉपी होनी जरूरी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं जरूरी है। क्या लिखा है
ये लिख रहे हैं एज पर रूल 130A सब रूल 1 ऑफ द CGST रूल 2017 प्रोवाइड्स दैट द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी। उन्होंने कहा इस रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए पर्सन के पास, इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान एज द केस में बी, एंड ए कॉपी ऑफ द ई वे बिल और द ई वे बिल नंबर either physically or mapped to a radio frequency identification device embedded on the conveyance in such manner as may be notified by the commissioner. Further, Rule 38, sub Rule 2 of the CGST rule, after being amended, notification number 72 dated 30 September, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इस रूल में अमेंड करने के बाद, इन केस इनवॉइस is issued in manner prescribed under sub rule 4 of the rule 48, the quick reference code having an embedded invoice reference number in it, it may be produced electronically for verification by the proper office in lieu of the physical copy of such tax invoice. तो समराइज वे में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड under Rule 48, Sub Rule 4 of the CGST rules, and the production of the quick response code having an embedded invoice reference number electronically for verification by the proper officer would suffice. तो आपको फिजिकल बिल की कोई भी जरूरत नहीं होगी यदि आपने प्रॉपर ई वे बिल इनवॉइस इशू कर रखा है विच इज एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ओके, अब लास्ट इन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दिया है, वो किसके रिगार्डिंग दिया है, वेदर द फर्स्ट प्रोविजो टू द सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST ऑब्लिक SGST एक्ट prohibiting refund of unutilized ITC is applicable in case of export of goods which are having nil rate of export duty. सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि यदि आपका यदि आपका रिफंड अनयूटिलाइज्ड ITC क्रेडिट आपके पास पड़ा है, उसके रिफंड को प्रोहिबिट कब करता है कि यदि आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो नील रेट का है, यदि आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नील रेट है तो उसका अनयूटिलाइज्ड ITC क्या हो जाएगा, प्रोहिबिटेड हो जाएगा। तो उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन दी है, उसके बारे में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, it is clarified that only those goods which are actually subjected to export duty, that is on which some export duty has to be paid at the time of export, will be covered under the restrictions imposed under section 54 subsection 3 फ्रॉम अवेलमेंट ऑफ रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC। यानी कि जिस एक्सपोर्ट पर एक्चुअल में ही कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको दी जा रही है, मतलब आप पे कर रहे हैं, तो केवल उन्हीं पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगेगा, अदर्स पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन आगे क्या कहते हैं ये, एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इज आइदर, कि जो नील रेटेड है किसमें, सेकंड शेड्यूल में, जिनको नील रेटेड मेंशन किया गया है या फिर जिनको किसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये दो मतलब वो सबको इसमें प्रोहिबिट नहीं करेंगे। प्रोहिबिट कब करेंगे, यदि एक्चुअल में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, केवल तभी आप प्रोहिबिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के लिए इन सबको इससे बाहर कर दिया गया है। मतलब यदि आपके सेकंड शेड्यूल में नील मेंशन है या फिर किसी आपके नोटिफिकेशन की कारण आप फुल्ली एग्जम्प्टेड हुए हो तो भी आप ITC का रिफंड ले सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ या कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।